अभी आ, गणपति जी की स्थापना हो चुकी है और हम लोगों को प्रसाद तैयार करना है ना। तो गणपति जी का प्रिय प्रसाद तो है मोदक। मोदक दो तरह से बनाते हैं, एक होते हैं स्टीम्ड मोदक यानी मराठी में कहते हैं उकडीचे मोदक, और दूसरे होते हैं फ्राई किए हुए यानी तले हुए मोदक जो लंबे समय तक रह सकते हैं। तो आज हम रेसिपी देख रहे हैं तले हुए मोदकों की। तो चलिए इसके हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, सामग्री क्या लगेगी। तो इसमें सामग्री में सूखे मेवे लगते हैं। सूखे मेवों में मैं साधारण तौर पे लेती हूँ काजू, जिसके बड़े बड़े टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे ज़्यादा छोटे नहीं, एक काजू से 2-3 टुकड़े। इसी तरह बादाम लेते हैं, उसके भी ऐसे ही बड़े बड़े टुकड़े कर लिए हैं, लेकिन ये आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आपको कैसे टुकड़े करने हैं। इसके अलावा ये चारोली और इलायची के दाने, जायफल, केसर, खसखस और नारियल जो होता है ना, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, वो इसका पाउडर नहीं लेना है, कद्दूकस किया हुआ पाउडर ये लीजिए नारियल। आप चाहें तो घर पे हाथ से भी कद्दूकस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं खोया उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि अपने को मोदक थोड़े ज़्यादा दिन चले ऐसे बनाने हैं, तो खोया की जगह पे मैं मिल्क पाउडर का उपयोग करती हूँ। और इसके अलावा चीनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप चाहे तो चीनी का उपयोग करें और चाहे तो बूरा शक्कर आती है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो बूरा ऐसे कहा जाता है कि चीनी थोड़ा नुकसान करती है और जो बूरा शक्कर होती है वो कम नुकसान करती है। तो खैर आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। इन सूखे मेवों के अलावा आप चाहे तो उसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, और आपकी इच्छा है आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब ये सारी ड्राई फ्रूट्स से हम अभी मसाला बनाएंगे और बाद में ये मैदा सूजी का उपयोग भी होगा, लेकिन टोटल इंग्रेडिएंट्स कौन से लगेंगे ये हम सब ने अभी देख लिया। अब चलिए हम इसका पहले जो फिलिंग है, जो मसाला है, वो तैयार कर लेते हैं, जो मोदक के अंदर भरा जाएगा। चलिए तो अब हम मोदक के लिए फिलिंग तैयार करते हैं। तो ये फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स जो काट के रखे हैं उनको एक एक करके सेकेंगे, ताकि वो क्रिस्पी हो जाए, अंदर उसके जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। मैंने गैस तो लगा के ही रखी थी ताकि कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए। बहुत तेज़ आंच पे नहीं सेकना है। अब ये मैंने काफ़ी क्वांटिटी में लिया है। आप सोच रहे होंगे इतना ही सभी को लेना है क्या? तो ऐसा नहीं है। आप अपने परिवार के लिए कितना मोदक बना रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि ये जो है इससे कम से कम 250-300 मोदक बनेंगे। तो आप यदि अपने घर के लिए करते हैं तो फिर जैसे ये कटोरी है ना, ऐसी कटोरी आधी कटोरी भी लिया तो काफ़ी हो जाएंगे। तो ये इस तरह से इसको सेकते रहना है धीमी आंच पर। धीमी आंच पर सीखते हैं और इसकी ना इतनी अच्छी सुगंध आती है ना, बहुत अच्छा लगता है जब क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। इसलिए मैं तो बड़े टुकड़े ही रखती हूँ। वैसे तो बाज़ार में अपने को एकदम पतले कटे हुए भी मिल जाते हैं ड्राई फ्रूट्स, लेकिन फिर वो ना मज़ा नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं, खाते समय यदि मुंह में बादाम आए, काजू आए तो मस्त लगता है। आप देखिए आपकी चॉइस कैसी है। और ये क्या सीखे हुए होते हैं ना, तो जो उम्र दराज लोग हैं, जिनके दांत कमज़ोर होते हैं, उन लोगों को भी इतनी परेशानी नहीं होती है। हाँ, बिल्कुल दांत ही ना हो तो फिर उनको निकाल के रखना पड़ता है। अभी आप अपने घर की सिचुएशन के अनुसार ड्राई फ्रूट्स की कटिंग उसके अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए, अच्छे से सुगंध आने लगे। थोड़ा सा आप चाहें तो इंडिविजुअल, इसमें से तो अभी प्रसाद बना नहीं है ना, तब तक आप चाहें तो एक आध टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक आध टेस्ट करते हुए आधी चीज़ें मत ख़त्म कर देना। अभी बादाम अच्छे से सीख गए ना, अब काजू की बारी।
और काजू बीच बीच में देख भी लेना ना, कहीं साबुत काजू तो नहीं आ गए, क्योंकि साबुत काजू हुए तो फिर वो उतना मज़ा नहीं आएगा। सीख तो जाएंगे लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। और ऐसे आ गए तो आप हाथ से भी उसको तोड़ के डाल सकते हो, तभी रह जाते हैं। काजू को सीखने में थोड़ा कम समय लगता है, तो थोड़ा ध्यान से करना चाहिए और फ्लेम ज़्यादा बड़ी मत रखना, अन्यथा क्या होगा कि ड्राई फ्रूट्स सीख तो जाएंगे लेकिन बाहर से सीखे सीखे दिखेंगे, अंदर से उतने क्रिस्पी नहीं होंगे। तो वो क्रिस्पी भी होने चाहिए, उसके लिए देख लेना चाहिए कि वो धीमी आंच पर करें, और धीमी या फिर मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। देखिए बहुत तेज आंच पे नहीं सेकना चाहिए। अभी देखिए काजू भी हो गए। अभी ये जो चारोली है ना, इसको एक बार थोड़ा थाली में डाल के ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना इसमें थोड़ी सी ये बहुत जल्दी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी ख़राब हो जाती है कभी कभी। थोड़ा एक नज़र ज़रूर डाल लेना चाहिए। अब ये तो एकदम छोटे छोटे इसके दाने रहते हैं, ये बहुत जल्दी से सिक जाती है, लेकिन फिर भी हर चीज़ थोड़ा सा ट्राई, मतलब टेस्ट ना भी करना हो, आप हाथ से थोड़ा दबा करके देख सकते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। अभी जैसे हम ड्राई फ्रूट्स सेकते हैं ना, तो सबसे पहले बादाम, फिर काजू, फिर चारोली, उसके बाद में ना ये खसखस सेक लेती हूँ, और सबसे लास्ट में सूखा नारियल जो है ना वो सेक लूँगी। क्योंकि खसखस का क्या होता है, वैसे ये भी झटपट सीख जाती है। हाँ, ये तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उछलने कूदने लगती है। आप कम क्वांटिटी में सेकेंगे ना, तब तो वो तवे से ऐसे कूदती है, ऐसे समझ लो छोटे छोटे बॉल ही कूद रहे हों। तो वो जरा ऐसे सेकते रहो, अच्छे से सिक जाए, कूदने लगे जब तवे पर आपके या कढ़ाई में आपके, तो उसके बाद में उसको तुरंत निकाल लो, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ है ना, तो वो फिर जल जाती है जल्दी से। और मैं क्या करती हूँ, खसखस के बाद में जब सूखा नारियल करते हैं तो क्या होता है, सूखा नारियल यदि बची खुची कहीं खसखस हो तो वो भी सूखे नारियल के साथ में आ जाती है, क्योंकि जो कढ़ाई को चिपक गई, अब हम कोई फेंक थोड़ी ना देंगे, तो जो कढ़ाई को चिपक गई है तुरंत तो नारियल डाल के सेक ही लेते हैं, तो उसके साथ में वो आ ही जाती है। चलिए, खसखस तो झटपट सीख गई। अब बारी है ये अपने सूखा नारियल जो कद्दूकस किया हुआ खुद है, उसकी बारी है। सूखे नारियल की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, हम जब हम सेकते हैं तो बहुत ही प्यारी सी सुगंध आती है। लेकिन इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जरा सी अपनी आंच ज़्यादा हुई तो ये सीधा जलने लग जाता है। तो वो ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि ये जल जाता है तो फिर स्वाद में कड़वाहट आती है। तो वो कड़वाहट नहीं चाहिए, बस इसकी सुगंध चाहिए अच्छी सी। हल्का लाल होने तक हम इसको सेक सकते हैं।
अभी देखिए, सेकते सेकते ना इसका रंग हल्का गुलाबी हो गया है, और यदि इसको थोड़ा सा भी अधिक समय रह जाए ना गैस पर तो ये एकदम से झट से काला होने लगता है। अब ये बिल्कुल धीमी आंच पे पकाया है। अभी ये तो काफ़ी क्वांटिटी है, तो मुझे बीच बीच में कभी कभी गैस की फ्लेम हाई करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा समय तक हाई नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये तुरंत जलने लगता है। आप देखिए, देखते देखते इसका रंग अच्छा गुलाबी देखो, है ना। तो बस ये अभी हो चुका है, एकदम तैयार है। अभी देखिए, ये सारा जो मसाला है ये जस्ट मिक्स करके रखा है। अभी इसमें जो सेक के रखा है ना, केवल वही चीज़ें हैं। इसके अंदर अभी चीनी डालेंगे या बूरा डालेंगे, मैं बूरा डालने वाली हूँ। और मैं क्या करूँगी कि वो जो 2 जायफल दिखाए ना, वो लगभग 200-250 मोदक के लिए है। तो आप जब करेंगे तो अपने हिसाब से जायफल लीजिए, बहुत ज़्यादा जायफल नहीं डालना है। तो 2 जायफल 200 लड्डुओं के मोदकों के लिए काफ़ी है। तो 2 जायफल और केसर और इलायची आप अपनी इच्छा अनुसार डालिए। इलायची छील करके उसके दाने बूरा के साथ में ग्राइंड कर लूँगी, और फिर वो भी इसी में मिला देना है। और इसके बाद में फिर इसमें जो करेंगे वो अभी दिखाती हूँ। पहले ग्राइंड करके रेडी तो कर लूँ। अभी हम लोगों की सारे ड्राई फ्रूट सीख करके तैयार थे, और जैसे मैंने कहा कि छोटा सा ब्रेक लिया मैंने, चीनी और वो ग्राइंड करना था ना अपने को, जायफल, केसर और इलायची। तो इलायची के छिलके निकाल करके ग्राइंड करके और मैंने ये तैयार कर लिया है। तो देखिए, ये तैयार कर लिया है, ये अभी डालूंगी। लेकिन सबसे पहले ये खाली बर्तन में हम चीनी या बूरा शक्कर जो भी है वो इसमें डालेंगे। तो ये मैंने तो बूरा शक्कर यूज़ की है। ऐसे कहते हैं कि बूरा जो है वो केमिकल फ्री होता है। वो केमिकल्स जो चीनी में होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बूरा है, इसको, इसके जो गोले हैं वो पहले हमें मिटा देने हैं। तो यदि चीनी है पिसी हुई तो भी उसमें देख लीजिए कि उसमें गोले ना हो, क्योंकि गोला होगा तो और तो कुछ नहीं, एक आध मोदक में फिर चीनी जाएगी और कुछ नहीं होगा। किसी चीज़ से कोई वैसे नुकसान नहीं है, बस हमारे आर्ट ऑफ कुकिंग पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो जहाँ तक हो सके आप चाहें तो हाथ से भी इसके गोले मिटा सकते हैं, सारी चीज़ें हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बशर्ते आपके हाथ सूखे हों, अच्छे से धुले हुए हों, सूखे हों, साफ़ स्वच्छ हों। तो स्वच्छता का ख्याल रखते हुए हमें सारा काम करना है। तो देख लीजिए, है ना, आप अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। अब मैं इसको अंत में सब हाथ से ही मिलाने वाली हूँ। अभी थोड़ी कोशिश कर रही हूँ फॉर्मली अच्छे से मिला लूँ। अभी ये हो जाने के बाद में इसमें ये जो ग्राइंड करके रखा है मैंने चीनी और इलायची का, वो इसमें पहले अच्छे से मिला लूँगी। मैंने सारा नहीं डाला है, अभी बचा के रखा है। मैं देखती हूँ, क्योंकि मुझे ना ऐसे नज़र का ही अंदाज़ है, इतना 1 कटोरी या 1 किलो या 100 ग्राम ऐसे वाले अंदाज उतने नहीं हैं। बचपन से आई को देख करके ही सीखे हैं। आई ने कभी कटोरी से नाप नहीं लिया, तो मेरी भी वो उतनी आदत में नहीं है। तो ये देखिए, ये अपन ने मिक्स कर लिया है अभी, है ना। ये चीनी वगैरह गोले सारे बाद में मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हाथ से मैं सारा करूँगी ना तो हो जाएगा। अब ये बूरा के बाद में इसमें ये जो सेक के रखा है, वो सिक्का वाला जो मिक्स करके रखा था ना, वो मैं आधा डाल रही हूँ। ये सिर्फ किस लिए कि हमें भी अंदाज़ आता है धीरे धीरे, कि ऐसे ना हो कि बहुत ज़्यादा हम सारा तैयार करके रख दे। मोदक हमें उतने नहीं बनाने थे, पहली बार यदि बना रहे हैं
तो कई बार अंदाज़ नहीं लगता है कि कितने बनाने हैं, कितना लें कितना ना लें। तो ये कैसा है कि आपकी श्रद्धा, आपकी इच्छा, इसमें भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम गणेश जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा हम अपना भाव रखेंगे वैसे ही हमारे मोदक जो है वो गणेश जी के पास पहुँचेंगे, बराबर है ना। तो देखिए ये अभी अपना फिलिंग तैयार हो गया है। अभी इसमें एक चीज़ और बाकी है जो इम्पोर्टेंट है। मैंने बताया था ना आपको कि इसमें मिल्क पाउडर भी डालते हैं, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मिल्क पाउडर है ना, ये भी स्वीटेंड है, यानी मीठा है। कुछ मिल्क पाउडर आते हैं जिसमें बिल्कुल भी मिठास नहीं होती है, तो इसमें चीनी इसीलिए थोड़ी कम डली है, क्योंकि ये मिल्क पाउडर डलेगा ना तो सारा टेस्ट उसमें बैलेंस हो ही जाएगा। और फिर इसका टेस्ट कैसा आता है, जैसे खोए वाले बनाए हो ना, मावा डाल करके, खोया डाल करके। खोया शब्द कहाँ से आया होगा पता नहीं, क्योंकि दूध को गाढ़ा करके मिलता है वो खोया। तो उसमें हमने क्या खोया, शायद दूध ने पानी खोया, तभी बन गया हमारा खोया। लेकिन इस खोए में न खोते हुए हमारा कंसंट्रेशन अपने मोदकों पर होना चाहिए, बराबर है। ये देख लीजिए, बस गोले अभी क्या इक्का दुक्का ही बचे, शायद हाथ से ना करना पड़े। तो वैसे ही हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। तो ये अभी अपना मिक्सचर जो है वो तैयार है। ये मिक्सचर हम मोदक में फिल करेंगे। अभी मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मोदक के लिए मैदा गूंदना है, उसमें कितना मोयन डालना है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये अभी अपना मिक्सचर तैयार है। चीनी के गोले भी लगभग मिट चुके हैं। इक्का दुक्का दिखाई दे जाए तो भरते समय भी हम फोड़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते बच्चों। तो हम लोगों का मोदक का चल रहा था। अभी चूँकि यहाँ पे काफ़ी मोदक बनाने थे, तो एक दिन हम लोगों ने क्या किया, उसका सारा जो भरने का जो था, फिलिंग करने का, वो सारी चीज़ें तैयार करके रख ली। अब आज असली मोदक बनने वाले हैं। तो चलिए, मोदक बनाने के लिए अपने को जो उसकी पूरी जैसी बोलेंगे ना, जिसके अंदर पूरा भरेंगे, तो उसके लिए हम मैदा लेंगे। अभी चूँकि मुझे तो काफ़ी सारे बनाने हैं, इसलिए 1 किलो मैदा लिया है। और आज मैंने हेल्प के लिए अपने बच्चों को रखा है। सावित्री जी हैं, हेल्प कर रही है। तो अभी ये पूरा 1 किलो मैदा बोल में लेंगे, और ये पूरा खाली होने के बाद फिर उसमें हम डालेंगे मोयन। मोयन किसी भी चीज़ को क्रिस्पी करने के लिए महिलाएं तो जानती ही हैं, लेकिन किसी चीज़ को अपने को क्रिस्पी करना हो तो हम उसमें अच्छे से मोयन डालते हैं। अब ये केमिकल्स वगैरह है ना, ये सारे तो आज के ज़माने की चीज़ें हैं। और मोदक जो है ये तो कितने पुराने हैं। तो इतने प्राचीन काल में थोड़ी ना कोई सोडा और ये ऐसी सब चीज़ें थी, और वो सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती हैं। मोयन अच्छी चीज़ है। तो ये मोयन कितना डालना है, तो ये मोयन उतना डालो जो डालने के बाद अच्छे से आप मिक्स करोगे। डालो बेटा, बस ये ना मैं अंदाज़ आपको बताती हूँ। अभी आप मिक्स करो उसको अच्छे से, ड्राई इसमें ही मैदे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो जब उसको मिक्स करेंगे ना, तो पूरा मिक्स होने के बाद में जब हम सूखे ही मैदे को, जिसमें सिर्फ तेल डाला है हमने, मोयन डाला है, तो उसकी यदि ऐसे मुट्ठी बनाएं और छोड़ दें तो वो मुट्ठी बंद ही रहनी चाहिए। और ये इतना पानी जितना भी नहीं हो जाना चाहिए कि उसमें फिर पानी डालने की ज़रूरत ना हो।
वो कैसा होना चाहिए वो भी हम मैदा देख करके सीखेंगे। तो अभी देखिए सावित्री मैदा मिक्स कर रही है। पूरा मिक्स हो जाए तो अच्छे से मुट्ठी बना करके उसकी देखना। तो इसको बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं मुट्ठी बंद मोयन। मतलब जो डालने के बाद में यदि मुट्ठी आपकी बंद करते हैं और वो मुट्ठी वैसी की वैसी बनी रहती है मैदे की, तो बोलते हैं कि ये मुट्ठी बंद मोयन डला है। तो अब देख लो बेटा मुट्ठी बंद हुआ क्या? हाँ देखो ये हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा मोयन और ऐड करो इसमें। तो इसमें ना मैं साधारण कुकिंग ऑयल, बस बेटा बस बस। तो इसमें खाने का कोई भी तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मोदक फ्राई करते समय, तलते समय घी का उपयोग करते हैं, लेकिन मोयन डालते समय साधारण तौर पे मैं तो तेल का डालती हूँ। आप चाहें तो घी का डाल सकते हैं, लेकिन यदि घी का डालते हैं तो पहले घी को पिघला लीजिए और उसके बाद में फिर डालिए, ताकि आपका अंदाज़ सही बैठे। जमा हुआ घी होता है तब मिलाने के बाद भी उसके कण कण जमे रह जाते हैं, तो बाद में जब वो करते हैं तो वो मोयन ज़्यादा हो जाता है। उसका सही अंदाज़ बैठे उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिघला हुआ हो। अभी देख लो, हाँ अब ये सही है। अब इसके अंदर पानी डाल करके इसको गूंद लेना है। तो पानी डाल करके साधारण मीडियम ही गूंदना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं गूंदना है। हम साधारण पूरी का बेलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही घट्ट होता है, कड़क होता है, और रोटी का होता है वो सबका अंदाज़ अलग अलग होता है। तो मैं कहूँगी पूरी से थोड़ा सा ढीला, लेकिन रोटी से थोड़ा कड़क होना चाहिए। तो इस तरह का ये मैदा जो है वो बांध लें। तो जब तक सावित्री जी का ये मैदा गूंथना चल रहा है, चलिए हम एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं कि ये मोदक की कहानी क्या है। तो जो मैंने भी माँ के पास से सुनी है कि ये मोदक बने कैसे, यानी सबसे पहले कैसे बने होंगे या क्यों बनाए गए होंगे। तो मोदक के पीछे की कहानी ऐसी है कि गणेश जी जो थे उन्हें नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था। अब नानी के घर जाना क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि नानी उनको तरह तरह के लड्डू बना करके खिलाती थी और वो लड्डू खा करके उन्हें बड़ा मज़ा आता था। तो पार्वती जी को लगा कि अरे ये तो नानी के यहाँ पे ही भागते हैं, जब देखो जब इनको नानी के यहाँ जाना होता है। तो क्योंकि नानी तो अलग अलग तरह के लड्डू बना के खिलाती हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं कोई एक ऐसी अलग डिश बनाऊं, ऐसा कोई मिष्ठान्न बनाऊं कि जो गणेश जी को पसंद भी आए और वो गणेश जी को विशेष तौर पे पसंद हो। जो मैंने बनाया है तो मैं ही जानती हूँ कैसे बनाना है। तो इसलिए इस तरह से उन्होंने इस मोदक की खोज की, यानी उन्होंने ये अलग तरह से एक मिष्ठान्न बनाया जिसे मोदक कहा जाता है। यूँ तो संस्कृत में लड्डुओं को भी मोदकम कहा जाता है, लेकिन वो मोदकम यानी लड्डू होते हैं और ये मोदक यानी इस तरह से बनाए जाते हैं। वो पुराने समय में जब उन्होंने बनाए थे तब तो चावल के आटे में नारियल और गुड़ की फिलिंग बना करके और वो भरी थी। लेकिन अब आज का समय है, आधुनिक है, और हो सकता है पार्वती जी ने भी सोचा होगा गणपति जी को तो इतने पसंद है, बार बार स्टीम करके उनको कैसे खिलाए जाए। तो हो सकता है तलने वाले जो मोदक है उसकी भी खोज जो है वो पार्वती जी ने ही की हो। तो खैर जो भी हो, इस मोदक में माँ का और बच्चे का प्यार झलकता है। हम सब घर में जितनी भी माताएं हैं या वो युवतियाँ जो हैं जो आज नहीं कल को माता बनेंगी, तब उन्हें भी ये अनुभव होगा कि बच्चों के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। तो बस ये उसी प्यार की निशानी है। और देखिए जब तक हमारी कहानी ख़त्म हुई मैदा भी गूंद करके ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अभी मैदा गूंद लेने के बाद में इसको ज़रा 15-20 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देना है। तो जब तक ये मैदे का रेस्टिंग टाइम चल रहा है
तब तक हम थोड़ा दूसरा भी एक कुछ बातें जो है वो समझ लेते हैं गणेश जी के विषय में। गणेश जी सुख करता है, दुख हरता है, और हम सब जानते हैं कि उनका निर्माण जो है वो प्रकृति से हुआ है ना। पार्वती जी ने उनका निर्माण किया था। तो प्रकृति से उनका निर्माण हुआ है, तो हम सबको भी ये बात समझने की है कि जो पीओपी है वो प्रकृतिमय नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल चीज है। ये आर्टिफिशियल चीज जो प्रकृति के विरुद्ध जाती है वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। तो इस बार आपने क्या किया उस चीज को हम जाने देते हैं, लेकिन अब से हर बार कोशिश करें कि गणेश जी बनाने हैं तो गणेश जी की मूर्ति आप स्वयं भी बना सकते हैं। बहुत आसान होता है बनाना। तो मिट्टी से आप मिट्टी और गोबर मिला करके भी उससे मूर्ति बना सकते हैं, या मिट्टी या क्ले तैयार कुम्हार के पास से ला करके उससे बना सकते हैं। और यदि ये सब कुछ नहीं करना है तो आप एक वो काम कर सकते हैं जो सालों से मैं करती आ रही हूँ। सालों पहले एक बार स्टाफ रूम में, मतलब स्टाफ के साथ स्कूल में बातें चल रही थी, तो एक टीचर ने कहा कि हर साल विसर्जन करने जाते हैं और फिर बाद में तस्वीरें जो कुछ भी न्यूज़पेपर में आती हैं वो देख करके बुरा लगता है, क्योंकि मूर्तियां तो डूबती नहीं हैं और मार्केट में जो भी मिलती हैं वो पीओपी की मूर्तियां मिलती हैं। तो मैंने भी सोचा हाँ ये बात तो सही है कि पीओपी की ही मूर्तियां अवेलेबल होती हैं, मिट्टी की मूर्तियां बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। और मैं जो बात कर रही हूँ वो लगभग 20-25 साल पुरानी है। तो खैर फिर सोचा इसका क्या उपाय हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि गणपति जी की जो मूर्ति है वो हम चांदी की ले लें, और चांदी की मूर्ति लेने के बाद में चांदी की मूर्ति 10 दिन हम उनकी स्थापना करके रखें, और 10 दिन स्थापना करने के बाद में जब अनंत चतुर्दशी के दिन जब विसर्जन करते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि एक अच्छी कोरी बाल्टी स्टील की रखी है जो अलग ही रखी है, और उस बाल्टी में हम पानी भरते हैं, थोड़ा गुलाब जल डालते हैं उसमें, और फिर वो जो मूर्ति है उसका विसर्जन जैसे किया जाता है वैसे ही करते हैं। तो हम लेकिन बाल्टी के अंदर गणेश जी का विसर्जन करते हैं, और फिर रात भर वो मूर्ति उसी बाल्टी में रहती है। उस बाल्टी को बगीचे में रख देते हैं ताकि वो प्रकृतिमय स्थान पर हो। अब यदि आज के आधुनिक समय के हिसाब से देखें, घर में हर घर में बगीचा नहीं होता, तो बालकनी हो सकती है। बालकनी भी ना हो तो खिड़की हो सकती है। खिड़की के पास में टेबल लगा करके हम उसमें भी बाल्टी रख सकते हैं और वहाँ विसर्जन कर सकते हैं। तो प्रकृति में होने के कारण क्या होगा, जो पूरे 10 दिन में गणेश जी ने जो भी हमारे घर के जितने भी दोष हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो एब्सॉर्ब कर ली, क्योंकि गणेश जी की तो एनर्जी कितनी अच्छी होती है ना। तो उन्होंने हमारे घर को बिल्कुल शुद्ध पवित्र कर दिया। हम लोगों के अंदर कितने सारे दोष थे वो सारे दोष उन्होंने दूर कर दिए। तो वो सारे दोष उस मूर्ति के अंदर आ गए। तो इसीलिए वो मिट्टी की मूर्ति एक्चुअली विसर्जित की जाती है, लेकिन पीओपी की मूर्तियाँ तो विसर्जित करना गलत है, केमिकल से बनी है। यदि हम नदी में डालते हैं, समुद्र में डालते हैं या कुएं में डालते हैं तो वहाँ का जल प्रदूषित होता है। हाँ, कहीं कहीं महानगर पालिका, नगर पालिका, ग्राम पंचायत वो एक आर्टिफिशियल ऐसे टैंक बना के देते हैं जहाँ आप विसर्जित कर सकते हैं। तो आप यदि ये पीओपी की बनी मूर्ति है तो वही विसर्जित कीजिए। तो हाँ, मैं बता रही थी फिर मैंने क्या किया कि मैंने चांदी की मूर्ति खरीदी, ताकि एक बार चांदी की मूर्ति खरीद ली, उसके 10 दिन बिठा लिया, विसर्जन किया, तो दूसरे दिन उस बाल्टी में से निकाल करके उसको अच्छे से पोंछते हैं, हल्दी कुमकुम और अक्षता उसके ऊपर चढ़ाते हैं और चढ़ाने के बाद में प्रणाम करते हैं
और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि बस अब अगले साल फिर से आइए 10 दिनों के लिए और हमारे घर अतिथि बन के रहिए। इस तरह से उत्तर पूजा करके और फिर वो गणेश जी को हम फिर से बॉक्स में पैक करके और अंदर एक अच्छी जगह पर रख देते हैं। फिर जब फिर से दूसरे साल गणेश जी बैठते हैं, गणपति जी आते हैं, तब हम उन्हें निकालते हैं। चांदी की है, उसे थोड़ा चमकाने की ज़रूरत हो तो वो कर लेते हैं। तो मैंने कुछ वर्ष तो उसको चांदी की रहने दी। बाद में फिर मैंने सोचा कि स्वामी जी उसको बिठाते हैं, स्थापना करते हैं, उसमें इतनी एनर्जी होती है, उसको हर साल पॉलिश करने भेजना भी ठीक नहीं लगता और घर पे उतना अच्छे से पता नहीं वो साफ नहीं हो पाती थी। तो फिर उसके ऊपर एक बार ही मैंने क्या किया, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया। तो उसके बाद से हमें कभी भी पॉलिश करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक चांदी की मूर्ति ले, सोने का पानी चढ़ाना पॉसिबल हो तो चढ़ा लीजिए, ना हो पॉसिबल तो जय बाबा स्वामी, कोई बात नहीं। लेकिन इस तरह से आप गणेश जी यदि रखते हैं तो हम अपने देश में प्रदूषण को रोकने में सहायक होंगे। और मुझे लगता है हम किसी को भी ये अधिकार नहीं होता है कि प्रकृति में प्रदूषण फैलाएं। तो प्रदूषण फैलाना तो इस धरती के लिए कितनी बुरी बात है ना। हमें जहाँ से एक अच्छा अन्न मिलता है, जहाँ का पानी हम ग्रहण करते हैं, उनमें यदि केमिकल आ जाए तो सोचिए कितना नुकसान करेगा। तो चलिए हम सब इस गणेश चतुर्थी से, इस गणेशोत्सव से एक प्रण लेते हैं कि हम जितना हो सके अपनी प्रकृति को बचाएंगे। हमारे गणपति महाराज जो प्रकृतिमय है, प्रकृति से बने हैं, यदि हम सचमुच भक्ति भाव रखते हैं उनके प्रति तो प्रकृति को बचाएंगे। मुझे लगता है अभी रेस्टिंग टाइम हो चुका, तो चलिए अभी हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। तो अभी देखिए ये ऐसे पूरी के आकार की अपने मैदे की पूरी बना ली है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये जो तैयार करके रखा था ना वो मसाला अच्छे से डाल लेंगे। इतना ध्यान रखना है कि मसाला बीच में रहे। तो उसके बाद में फिर इसको ऐसे क्रीज देते हुए चारों तरफ से उसको ले लेंगे और इकट्ठा करते हुए एक ही पॉइंट पे लेकर के आना है अपने को धीरे धीरे। तो ऐसे लाएंगे और उसके बाद में लास्ट में बस कुछ नहीं, उसको ऊपर से अच्छे से प्रेस कर दो। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी प्रेस कर देते हैं तो वो अच्छे से बंद हो जाता है। तो देखिए ये अपना ऐसे मोदक बनाना है। तो इस तरह से सारे मोदक तैयार कर लेने हैं और जब इसको बना करके आप रखेंगे तो इसके ऊपर एक गीला कपड़ा यानी एक मलमल का कपड़ा अच्छे से स्वच्छ पानी में उसको धो लीजिए और उसके बाद में उसको निचोड़ करके उसके ऊपर ढक करके रखिए ताकि सारे तैयार होते होते जो शुरुआत में बने मोदक हैं वो सूख ना जाएं। तो उसके ऊपर ऐसे कपड़ा ढक करके रखिए। अब मेरे भी सारे तैयार हो जाएंगे तो फिर हम तलना शुरू करेंगे। तो देखिए अभी अपना घी गरम होने आया है और सारे मोदक तैयार हो गए हैं। तो मोदक तैयार हो जाने के बाद में हम एक काम कर सकते हैं, घी गरम हुआ है या नहीं हुआ है, तो वैसे तो घी के अंदर से थोड़ी टनाटन आवाज़ सुनाई दे रही है, मतलब थोड़ा मॉइस्चर है जो अभी उसमें से निकल रहा है। तो यदि चेक करना हो ना तो ऐसे छोटा सा मैदे का मैंने ये ऐसे मैदे का वो लिया और इसमें डाल के देखा। यदि ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो समझ लो हो गया, लेकिन ये थोड़ा रुक करके आ रहा है, इसका मतलब क्या है अभी भी थोड़ा सा घी गरम नहीं हुआ है, थोड़ा और गरम होने की ज़रूरत है।
बिल्कुल घी को जलने भी नहीं देना है कि एकदम स्मोकिंग पॉइंट पे मत आने दीजिए। स्मोकिंग नहीं होना चाहिए उसमें। यदि स्मोक होने लग गया तो फिर गैस को थोड़ी देर बंद कर देना है। अब मुझे लगता है ये हो गया है, तो मैं इसमें एक छोटा सा मोदक डाल के देखती हूँ। अभी भी थोड़ा और गर्म होना बाकी है। क्योंकि अभी ज़्यादा मोदक डालेंगे तो थोड़ा घी अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें मोदक छोड़ते जाइए। जब वो अपने मन से उसकी जगह बदलने लगे ना, तो समझ जाइए घी अभी ठीक से गर्म हो गया है। तो इस तरह से एक एक करके इसमें डालते जाइए। और यदि आपको लगे कि ये नीचे से चिपक रहे हैं तो हौले से उसको हिला लीजिए। मुझे तो जितनी जगह खाली दिख रही है उसमें बस डाल देती हूँ। ऐसी कोई गिनती नहीं है कि कितना डालें। बस ये देखें कि बहुत तेज़ आंच पे ना तलें, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि हमारे मोदक अच्छे से क्रिस्पी हों तो फिर क्रिस्प आने के लिए उसको थोड़ा सा मीडियम आंच पर भी फ्राई करना चाहिए। अब ये उसको हल्के गुलाबी हो जाएंगे ना, तब तक हम इसको सुनहरे हल्की हो जाएं, तब फिर हम इसको ले लेंगे। तब तक इनको आराम से होने दो। अभी इस बार क्या है ना, मोदक बना करके आप लोगों को दर्शन के लिए तो नहीं आने दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए इस बार आप ये सोच के चलिए कि आप ही के घर में गणेशोत्सव हो रहा है। मोदक बनाइए, प्रसाद दिखाइए और भाव कीजिए कि ये अपने को गणेशोत्सव का प्रसाद मिला है ना। प्रसाद दिखा करके और फिर उसी भाव से खाइए और आप देखिए आपको बराबर वैसा ही टेस्ट आएगा। तो बस इसे हल्का सुनहरा होने तक अच्छे से तलना है, ये ध्यान देना है। और यदि घर के लिए आप 11-21 ऐसे बनाते हैं ना मोदक, तो फिर इतनी बड़ी कढ़ाई लेने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटी कढ़ाई में बना सकते हैं, ताकि फिर वो क्या फ्राई करने के बाद में फिर घी अपना उतने रोज के से रोटी वगैरह को लगाने के काम में नहीं आ पाता ना। तो इस वजह से फिर वो घी का बाद में अपने को ख़त्म करना पड़ता है। तो बहुत सारा घी क्यों यूज़ करना, छोटी कढ़ाई में भी आप फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए अभी धीरे धीरे इसका रंग बदलने लगा है। लेकिन ये मोदक भी बड़े जिद्दी हैं। देखो शीर्षासन करके पड़े हैं अंदर, लेकिन एक तरह से ठीक ही है, क्योंकि जो मोटा भाग होता है ना, उसका कड़क होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई हिस्सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं पलटा जाता, वो टिकते ही नहीं है। देखो बार बार उनको शीर्षासन ही करना है। अब मैं इसको थोड़ी देर आंच धीमी कर रही हूँ, ताकि धीमी आंच पर भी ये थोड़ी देर होते रहें, ताकि ज़रा ये लंबे समय तक अच्छे क्रिस्पी बने रहें। और मैंने वैसे आपको इंग्रेडिएंट्स में सूजी भी दिखाई थी, तो इसमें मैंने सूजी नहीं डाली, लेकिन घर के लिए बनाते हैं तो कभी कभी डालती हूँ मैं।
वो सूजी को ना, जैसे आप हलवा बनाते हैं तो घी डाल करके कैसे उसको सेक लेते हैं वैसे सेक लीजिए। उसके बाद में थोड़ा सा उसके अंदर पानी डाल करके हल्की सी स्टीम दे दीजिए, और इतना ही पानी डालिए कि वो फ्री रहे, मतलब एकदम से ऐसे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रबड़ी जैसा ना हो, हलवे जैसा, हलवे से भी थोड़ा सूखा, थोड़ी ड्राइनेस हो। और फिर उसके बाद में उसको ठंडा करके इसी मसाले में मिक्स कर देते हैं। तो क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसे चीनी चीनी मीठा मीठा वो वाला टेस्ट नहीं आता है। कुछ लोगों को मीठा कम पसंद होता है ना, तो चूँकि इसमें क्या है, चीनी है, मतलब आई मीन बूरा है, थोड़ा मिल्क पाउडर है, सारी चीज़ें मीठी मीठी हैं, इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े मोटे डाले और बहुत सारा सूखा नारियल डाला है कद्दूकस किया हुआ। तो उससे क्या है, मिठास थोड़ी बैलेंस हो जाती है। अभी देखिए आपको है ना बदलने लगा ना, रंग काफ़ी बदल गया है अभी इसका रंग। तो अब हम ये लॉट निकाल सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, हाँ ये ध्यान रखिए कि आपके जो मोदक हैं वो यदि तलने से पहले आपको दिखे कि कोई मोदक थोड़ा हंस पड़ा है, यानी अंदर का फीलिंग बाहर आने लगा है, तो उस मोदक को यदि फ्राई करना भी है तो सबसे आखिर में करना। तो इस तरह से अच्छे से उसका घी नितार लीजिए, घी के साथ में मत उतारिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, वो घी घी वाले होते हैं ना, तब भी मज़ा नहीं आता। घी अच्छे से निकलने दीजिए। अभी फिर से मैंने अभी आंच धीमी रखी हुई है। अब मैं इसमें डालूंगी और अभी लग रहा है कि थोड़ा गरम करने की ज़रूरत है, तो मैंने आंच बढ़ा दी है। और अब ये मैं दूसरा लॉट डाल रही हूँ। और मैंने एक देखा, जब 1 किलो मैदा, यानी आपको अंदाज़ लगाना हो तो 1 किलो मैदा लिया, 1 किलो मैदा गूंदा था ना, तो उसमें 115 मोदक बने हैं। तो आप अंदाज़ लगा लीजिए, आपको यदि 50 बनाने हैं तो आप आधा किलो भिगा सकते हैं, तो उसमें 50-60 जितने तो बन ही जाएंगे। बस साइज़ आपके मर्जी के अनुसार है, यदि बहुत छोटे बनाए तो ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा ही बड़े बना दिए तो कम बनेंगे। सो आप देख लीजिए। अब वैसे ही इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। अभी क्या है, चूंकि ये सेकंड लॉट है ना, तो घी अच्छे से गर्म है। अभी देखिए ये कितने मस्त लग रहे हैं, है ना, इसका रंग कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैंने बस निकाल करके इसमें रखे ही हैं, सीधे नहीं किए हैं, टेढ़े तिरछे भी पड़े हैं, लेकिन देखिए कितना खूबसूरत रंग है ना, ऐसे होने चाहिए। अभी देखिए इसका भी रंग बदलने लगा ना, अभी ये भी गुलाबी गुलाबी से लगने लगे। देखिए अभी बस इसका रंग जैसे ऐसे बदलने लगे ना, तो गैस धीमा कर देना है। कोशिश तो करना है कि वो सब तरफ से यूनिफॉर्मली हो, लेकिन अक्सर जब ज़्यादा होते हैं ना, तो वो हम उनको सीधा रख नहीं पाते, वो थोड़ा सा
शीर्षासन कर ही लेते हैं। देखिए, ये भी निकालते निकालते जो आखिरी लॉट इसमें से निकालेंगे ना, तो वो थोड़े और ज़्यादा डार्क कलर के हो जाएंगे। तो निकालना तो हमें सही समय से ही पड़ेगा। तो इस तरह से आप सारे मोदक तल लीजिए और प्रसाद दिखा करके आप सभी घर के लोग, अड़ोसी पड़ोसियों को, जिसको भी बांटना है, जिसके यहाँ भी देना है, आप दे सकते हैं। एंजॉय कीजिए। चलो, सभी को एक बार फिर से गणेशोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय बाबा स्वामी। अच्छे से मोदक बनाइए, खाइए और खिलाइए। जय बाबा स्वामी।